Hello everyone, this is prenatal care study assignment which belongs to fourth year of BSc nursing. So it's a prenatal care study which means wait a second. Yes, prenatal care study means जो भी complications के साथ लेडी वुमन आपके पास आएगी इन प्रीनेटल पीरियड. प्रीनेटल पीरियड मीन्स द पीरियड फ्रॉम कंसेप्शन टू दी ऑनसेट ऑफ लेबर. ओके, सो कॉन्सेप्शन से लेके टू द ऑनसेट ऑफ लेबर तक का टाइम प्रीनेटल है. उसके बीच में उसे जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उसके लिए आपने क्या केयर दी उससे रिलेटेड ये केयर स्टडी होती है. ऐसे ही अपने पास इंट्रानेटल केयर स्टडीज़ होंगी, ऐसे ही हमें पोस्ट नेटल केयर स्टडीज़ भी बनानी होगी. सो प्री नेटल केयर स्टडी में व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स. सबसे पहले हम लेंगे लेडी का नेम, उसका एज एंड ऑब्स्टेट्रिक स्कोर. सो दैट इज़ GT, मतलब GTPAL. यहाँ पे हमने टी वाला काउंट नहीं किया है. सो इट इज़ GPLA. G मीन्स ग्रेविडा, मीन्स वुमेन who is number of times she get pregnant regardless the outcome of pregnancy. कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है. हमें इससे मतलब नहीं है कि प्रेगनेंसी टर्म तक पहुंची या नहीं पहुंची, प्री टर्म थी, ये अबॉर्शन हो गया, इससे हमें मतलब नहीं है. वो कितनी बार प्रेग्नेंट हुई उससे मतलब है. दैट इज़ ग्रेविडा. देन पी फॉर प्रीटर्म प्रेगनेंसीज कितनी रही. लिविंग बर्थ, लिविंग चाइल्ड कितने हैं, वो हो गया L. और A हो गया आपका नंबर ऑफ अबॉर्शंस, जितने उसके रहे हैं नंबर ऑफ अबॉर्शंस आ जाएंगे A में. तो यहाँ पे ऑब्स्टेट्रिक स्कोर अगर आप देखोगे तो शी इज़ फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट. G1 है, मतलब पहली बार प्रेग्नेंट हुई है वो लेडी. PLA सब कुछ ज़ीरो है, इसका मतलब प्री टर्म भी ज़ीरो है, लिविंग चाइल्ड भी ज़ीरो है, अबॉर्शन भी ज़ीरो है. ऑब्वियसली बात है सब कुछ ज़ीरो होगा क्योंकि वो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है. ठीक है, तो यहाँ पे फिर हॉस्पिटल नंबर, ID जो भी होता है वो सब आएगा. देन डेट ऑफ एडमिशन, किस तारीख को वो आई हॉस्पिटल में, किस तारीख को आई. देन उसके बाद कितने वीक्स ऑफ जेस्टेशन पे वो आई है. तो 25 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पे आई है. एंड देन डेट ऑफ डिस्चार्ज. ठीक है, इसके बाद आएगा प्री नेटल रिकॉर्ड. प्री नेटल रिकॉर्ड मतलब पहले का पहले, इससे पहले, ये तो अभी वो डेट ऑफ एडमिशन लेने तब आई है जब उसे कोई कंप्लेन आई होगी, कोई प्रॉब्लम आई होगी, इसलिए वो एडमिट होने आई है, राइट. लेकिन इससे पहले अगर वो प्रीनेटल विजिट उसने की है हॉस्पिटल की तो उसका कुछ ना कुछ रिकॉर्ड भी होगा, तो वो आएगा आपके प्रीनेटल रिकॉर्ड में. सो डेट ऑफ बुकिंग, कब उसने बुकिंग कराई. देन लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जिससे कि हम कैलकुलेट करते हैं, एंड डेट ऑफ डिलीवरी नीगलिस फॉर्मूला के थ्रू. तो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की डेट पूछना है, उसके बाद एंड डेट ऑफ डिलीवरी कैलकुलेट करना है. एंड फर्स्ट विजिट पर जब वो आई थी तो कितना जेस्टेशन था. सपोज यहाँ पे लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड इसका है 6th मंथ है 2020 का, है ना. तो तब लास्ट पीरियड आया था उसका 6th मंथ में 16 डेट को, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून. ठीक है, जून में आया था 2020 में लास्ट पीरियड. उसके बाद जुलाई में वो आ गई विज़िट कराने हॉस्पिटल. 28 जुलाई 2020 को वो विज़िट कराने आ गई. ठीक है, और यहाँ से हमने उसकी कैलकुलेट कर ली एंड डेट ऑफ डिलीवरी LMP के थ्रू. फिर हमें चेक करनी है लेडी के अंदर कि उससे पूछना है, उससे इंक्वायरी करना है कि मेडिकल हिस्ट्री कुछ रही हो, तो जैसे कि किसी तरह की क्रोनिक इलनेस रही हो, कोई एलर्जी रही हो, किसी तरह की सर्जरी पहले हुई हो, कम्युनिकेबल डिजीज़ हो. सो इट्स अ मेडिकल हिस्ट्री दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फॉर आवर फर्दर एग्जामिनेशंस, राइट. फिर हम पूछेंगे फैमिली हिस्ट्री. फैमिली किस तरह की है उसकी. न्यूक्लियर है तो कितने पर्सन है उसमें, जॉइंट है तो कितने पर्सनस हैं. ठीक है, जॉइंट, यहाँ पे हमारी जो पेशेंट है सलमा, उसकी फैमिली जॉइंट है, नंबर ऑफ पर्सन 6 है. देन डिजीज़ पूछेंगे हम उससे, क्या किसी तरह की उसे कोई डिजीज़ है करेंटली, फॉर एग्जाम्पल हाइपरटेंशन, डायबिटीज़. क्यों पूछना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा कोई भी फैक्टर मौजूद है तो वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी का केस बना देगा, है ना. देन जेनेटिक डिसऑर्डर, अगर जेनेटिक डिसऑर्डर प्रेजेंट होगा तो फिर हम उसका अल्फ़ा फीटोप्रोटीन चेक करवाएंगे, क्रोनिक विलाई सैम्पलिंग करवा सकते हैं, है ना. मतलब हम ध्यान रखेंगे कि आगे के बर्थ में भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स आ सकते हैं. साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स भी जानना ज़रूरी है इसी तरीके से. और अगर अदर है कुछ तो अदर में मेंशन करोगे. उसके बाद हम चेक करेंगे हिस्ट्री ऑफ मल्टीपल बर्थ. हिस्ट्री ऑफ मल्टीपल बर्थ यहाँ पे सलमा की कुछ भी नहीं है क्योंकि वो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो रही है. और यहाँ पे मल्टीपल बर्थ जानना क्यों ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मल्टीपल बर्थ अगर रहते हैं किसी भी लेडी में तो आने वाले टाइम में भी उसके मल्टीपल बर्थ की अगर हिस्ट्री है तो मल्टीपल बर्थ आगे भी हो सकते हैं. और अगर मल्टीपल बर्थ होते हैं, मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है तो उसके भी कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कि
प्री मैच्योर बेबीज़ होना, है ना, वुमेन को अनीमिया हो सकता है, राइट। इस तरीके के कॉम्प्लिकेशंस को पहले से ही, ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम हो गया, तो इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस को पहले से ही प्रिवेंट करने के लिए, ध्यान रखने के लिए हमें ये हिस्ट्री लेना ज़रूरी हो जाता है। देन सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, जस्ट टू चेक, क्योंकि ये दिस इज़ ऑल्सो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है हेल्थ को, तो यहाँ पे हमें उसका रिलीजन, मुस्लिम है वो, फैमिली इनकम, एजुकेशन हस्बैंड की और वाइफ की, एंड देन ऑक्यूपेशन हस्बैंड का और वाइफ का। जैसे कि मतलब एक एग्जांपल के थ्रू समझ लो, जैसे पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, ठीक है, तो वहाँ पे सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो अगर पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है तो वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है, ठीक है। आपका लिटरेसी लेवल भी आपका अफेक्ट करता है इवन आपकी हेल्थ पे। तो यहाँ पे जस्ट फॉर दैट केस हमने सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी जानना है। देन मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री चेक करेंगे। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में मेनार्की कब आई, कब उसके पीरियड शुरू हुए, ड्यूरेशन क्या रहती थी, फ्लो कैसा रहता था, इंटरवल कितना था। तो जस्ट टू चेक कि कहीं कोई इरेगुलरिटीज़ तो नहीं थी, हार्मोनल इश्यूज़ तो नहीं थे, ये सब चेक करने के लिए हमें मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री भी लेनी है। देन मैरिटल हिस्ट्री, मैरिटल हिस्ट्री में कितनी एज पे मैरिज हुई, है ना, ये चेक करना ज़रूरी है कि ईयर्स कितने हो गए मैरिड के, मैरिड कैसे, मैरिज कहीं मतलब ऐसा तो नहीं बाल विवाह हो गया हो, और या फिर एल्डरली, है ना, एल्डरली ग्रेविडा वाला भी तो एक रिस्क हो जाता है कि 30 से अबव वाली जो रहती हैं वो हाई रिस्क रहती हैं। फिर कॉन्सेंगुअस मैरिज तो नहीं थी, तो यहाँ पे थी कॉन्सेंगुअस मैरिज, जिसमें कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स, डिफेक्ट्स होने का चांसेस बढ़ जाते हैं कॉन्सेंगुअस में, ठीक है, क्योंकि वो जो आपने जेनेटिक्स में पढ़ा होगा, यूजेनिक्स, है ना, वो वाला। देन डाइटरी पैटर्न्स में आप पूछोगे वेजिटेरियन है, नॉन वेज है, लाइक्स डिसलाइक्स क्या है, हैबिट्स क्या है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, च्यूवे, पैन, टबैको, इसमें से कुछ है तो वो टिक करना है। ओके, नेक्स्ट वी विल चेक पास्ट ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री। तो पास्ट ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, तो यहाँ हमारी सलमा जो पेशेंट नहीं बोलेंगे, शी इज़ नॉट पेशेंट, तो पास्ट ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री चेक करेंगे। तो यहाँ पे जो सलमा है उसकी पास्ट ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री होगी ही नहीं, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो रही है। देन प्री नेटल विजिट्स, पहले कोई विजिट्स जो उसने प्री नेटल विजिट्स नहीं थी, उसके बारे में जो आपने उस टाइम चेक किया था वो सब लिखना है। जैसे कि कौन सी डेट पे आई थी, उसकी हाइट क्या है, पेशेंट की वेट क्या है, बीपी कितना लिया आपने, ठीक है। अगर यूरिन एग्जामिनेशन किया तो यूरिन में कुछ निकलता है तो वो भी लिखना है। जैसे कि अगर कास्ट निकलते हैं, प्रोटीन निकलते हैं, आरबीसीज निकलते हैं, ऐसा कुछ निकलता है तो। फीटल हार्ट रेट चेक किया तो वो लिखना है। जेस्टेशन वीक्स, कितने वीक्स पे आई थी, प्रीनेटल विजिट में जो विजिट करने आई थी कितने वीक्स पे आई थी। हाइट ऑफ फंडस क्या थी उसकी, एब्डोमिनल गर्थ क्या थी, प्रेजेंटेशन कैसी थी, सिफेलिक थी, ठीक है। पोजीशन क्या थी, LOA, लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, एंड देन ट्रीटमेंट एंड रिमार्क्स। उसके बाद आप लिखोगे एडमिशन नोट्स। एडमिशन नोट्स में आप क्या क्या मेंशन करोगे, डेट ऑफ एडमिशन, है ना, कब कौन सी डेट को एडमिशन हुआ, क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम आई UTI की, डायग्नोसिस क्या है, UTI है। देन जनरल कंडीशंस क्या है उसकी, फेयर है अभी तक, पुअर कंडीशन नहीं है, फेयर में काउंट किया। देन हार्ट रेट, रिदम, सब कुछ बढ़ा हुआ निकला है। एब्डोमेन ओवॉइड शेप का है। एडिमा प्रेजेंट है तो कहाँ है, नहीं है तो एब्सेंट लिखेंगे। अगर प्रेजेंट है तो यहाँ जैसे एंकल्स में प्रेजेंट है, इन्होंने मैंशन किया है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा लंग्स के बारे में भी, बायलेटरल एयर एंट्री प्रेजेंट है। ब्रेस्ट जो है, एरियोला मोर प्रोमिनेंट है, निपल्स इरेक्ट है, माउथ रेडिश स्टेन कर रहा है। ओके, इस तरीके की कुछ जो भी आपने फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म किया, जो भी आपको फाइंडिंग्स मिली वो आपको लिखनी है। देन बीपी जो आपने चेक किया, TPR। देन डाइजेशन, मिक्चुरेशन में आपको बताना है कि यहाँ पे उसको ब्राइट रेड स्पॉटिंग हो रही है। बाउल्स नॉर्मल पेरिस्टालिसिस है, पेन प्रेजेंट है, और वेजाइनल डिस्चार्ज वाइट डिस्चार्ज है। अगर इसके अलावा कुछ मिल रहा है तो अदर्स में आएगा, ठीक है। देन ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन, कितने पीरियड ऑफ जेस्टेशन पे आई है वो आपके पास 25 वीक्स पे। हाइट ऑफ फंडस क्या आ रही है वो लिखना है। फीटल हार्ट रेट चेक किया तो वो लिखना है। प्रेजेंटेशन क्या है यहाँ पे, सिफेलिक है, ठीक है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन है तो सिफेलिक लिखना है। पोजीशन लिखना है। हेड इंगेज्ड है, नॉट इंगेज्ड है, फ्लोटिंग है, क्या है वो लिखना है आपको चेक करके। एंड एब्डोमिनल गर्थ लिखना है। तो ये सब तो आप चेक कर ही लोगे। आपके पास वेरियस काइंड्स ऑफ एग्जामिनेशंस होते हैं, मैन्यूअर्स होते हैं, USG होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू आप ये सब चीज़ें कैच कर सकते हो, पता कर सकते हो। देन इन्वेस्टिगेशन, जो आपने लेडी की इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे, जैसे ब्लड ग्रुप, ठीक है, ब्लड ग्रुप जानना ज़रूरी है।
इन केस ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए होता है, चाहिए होता है, इन केस ब्लड ग्रुप तो एसेंशियल है ही है, ठीक है। RH पॉजिटिव या नेगेटिव, हीमोग्लोबिन कितना है, अनीमिया तो इंडिकेट नहीं कर रहा है। VDRL आपका हो गया वेनिरल डिजीज रिसर्च लैबोरेटरी टेस्ट, क्यों कराया जाता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। देन HIV नॉन रिएक्टिव है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड में फीटल हार्ट रेट हमें समझ में आ गए। डाइट क्या ऑर्डर कर दी, जो भी प्रिस्क्रिप्शन लिखा है डॉक्टर ने, डाइट ऑर्डर किया, अमाउंट ऑफ फ्लूइड देना है, प्लांटी अमाउंट ऑफ फ्लूइड देना है, विटामिन C रिच फूड देना है। देन मेडिकेशन क्या क्या प्रिस्क्राइब की वो सारी लिखनी है, ट्रीटमेंट एंड रिमार्क्स। सो दिस इज दी मेन थिंग्स दैट यू विल इंक्लूड इन एडमिशन नोट्स, ऑब्स एग्जामिनेशन एंड देन इन इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है। उसके बाद हमें ये प्रीनेटल क्लिनिकल चार्टिंग करनी होती है। चार्टिंग में वही आपका टेम्परेचर, BP पल्स, मतलब ऑल द वाइटल साइंस, एंड देन फीटल हार्ट रेट, यूरिन, मोशन में कुछ एसेंशियल फाइंडिंग्स मिल रही हैं तो वो लिखनी होती हैं, ठीक है। ये चार्टिंग हो गई पेरीनेटल क्लिनिकल चार्ट। उसके बाद हेल्थ एजुकेशन क्या दी आपने, तो UTI से रिगार्डिंग हेल्थ एजुकेशन की जेनिटल एरिया को आपको क्लीन कैसे करना है, फ्रंट टू बैक करना है आफ्टर यूरिनेटिंग और बाउल मूवमेंट, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड लेना है और फिजिशियन को यानी डॉक्टर को रिपोर्ट करना है अगर आपका इन्फेक्शन कंटिन्यू रहता है, परसिस्ट करता है। देन लिस्ट ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या क्या डायग्नोसिस बनेंगी। UTI है तो पेन हो रहा होगा उसको, पेन रिलेटेड टू दी इन्फेक्शन इन यूरिनरी ट्रैक्ट एज एविडेंस्ड बाय क्लाइंट वर्बलाइजेशन ऑफ पेन, ठीक है, क्लाइंट खुद से बता रहा है। देन डेफिशिएंट नॉलेज, नॉलेज डेफिशिएंट है वो क्यों, क्योंकि उसको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि हमें इस प्रॉब्लम को कैसे प्रिवेंट करना है या कैसे ट्रीट करना है या इसके क्या प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं। देन फटीग, फटीग रिलेटेड टू द डिक्रीज्ड हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड एज एविडेंस बाय द एक्सर्शन एंड डिस्कम्फर्ट। तो ये नर्सिंग डायग्नोसिस हो गई। फिर ये नर्सिंग डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग हम केयर प्लान बनाएंगे। केयर प्लान में आपका वही सेम डायग्नोसिस आ जाएगा, ठीक है। नर्सिंग केयर प्लान के लिए आपने क्या क्या इंटरवेंशंस लिए और देन इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। तो यहाँ पे अगर पेन हो रहा है तो पेन के लिए हमें क्लाइंट का लेवल ऑफ पेन चेक करना है, फिर उसको प्लेंटी ऑफ अमाउंट ऑफ फ्लूइड लेने के लिए एनकरेज करना है, उसको टीच द क्लाइंट हाउ टू परफॉर्म पेरिनियल हाइजीन, कैसे परफॉर्म करते हैं ये सब सिखाओ, एंड देन एनकरेज क्लाइंट टू टेक मेडिकेशन ऑन टाइम, ठीक है। इसी तरीके से आपका नेक्स्ट हो गया रिगार्डिंग डेफिशिएंट नॉलेज। तो नॉलेज डेफिशिएंट है तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक्सप्लेनेशन दोगे उसे, UTI के रिस्क फैक्टर्स, प्रिवेंशन कैसे करना है, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, ये सब बताओगे। देन टीच द क्लाइंट अबाउट द हाइजीनिक मेजर्स, और उसके बाद पेरिनियल हाइजीन सेम, एंड देन आस्क क्लाइंट टू टेक फॉलो अप एंड यूरिन कल्चर ऑफ इफ इन्फेक्शन परसिस्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका नॉलेज डेफिशिएंट के लिए, और यहाँ पे आपने उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर दिया एंड देन इवैल्यूएशन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रीनेटल केयर स्टडी। और इसी तरह के आगे असाइनमेंट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, हमारे को इंस्टाग्राम पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ गुड डे।